आज का दूसरा केस है उषा रेक्टिफायर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर सेंट्रल एक्साइज। कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मैं एडवोकेट अमित राज पुरोहित अपने क्लाइंट उषा रेक्टिफायर की तरफ से केस लड़ने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। डिपार्टमेंट की तरफ से कौन लड़ रहा है? मिलॉर्ड, मैं एडवोकेट महेश गौड़ सरकारी वकील होने की हैसियत से केस लड़ने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मैं अपने क्लाइंट उषा रेक्टिफायर के सीईओ मिस्टर व्यास को कुछ सवाल जवाब के लिए बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। मिस्टर व्यास। यस मिलॉर्ड। तो व्यास जी, अदालत को आप अपना पूरा नाम बताएंगे? जी सुनील व्यास, उषा का फैन चल रहा है। आपकी कंपनी बेसिकली करती क्या है? हमारी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर, सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, क्योंकि उषा का फैन चल रहा है। क्या व्यास जी ये सच है कि आपकी कंपनी ने कुछ टेस्टिंग इक्विपमेंट जो कि फाइनल प्रोडक्ट के टेस्टिंग के काम आते हैं का मैन्युफैक्चरिंग किया था? जी हाँ वकील साहब, क्योंकि उषा का फैन चल रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, व्यास जी खुद इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि इनकी कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग किया है। रुकिए तो सही जज साहब, अभी मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। तो हाँ व्यास जी, क्या आप अदालत को ये बताएंगे कि आपकी कंपनी ने ये जो टेस्टिंग इक्विपमेंट है इनका मैन्युफैक्चरिंग क्यों किया था? जज साहब, हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मशीनरी को इंपोर्ट नहीं करना पड़े और फॉरेन एक्सचेंज से बचाया जा सके, क्योंकि उषा का फैन चल रहा है। योर ऑनर, ये बात साफ हो चुकी है। इस मशीनरी को इसलिए बनाया गया था ताकि इंपोर्ट करने से बचा जाए, इसलिए इसको कतई मैन्युफैक्चरिंग नहीं माना जा सकता। मेरे काबिल दोस्त की बात मुझे थोड़ी सी बेतुकी सी लग रही है। अगर ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो क्या इसे अलादीन का जीनी दे करके गया आपको? माय लॉर्ड, ये इक्विपमेंट्स मेरे क्लाइंट ने इसलिए बनाए थे कंपनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जा सके, इसलिए उन्होंने फैक्ट्री में उनको असेंबल किया था। लेकिन रिसर्च अनसक्सेसफुल होने के कारण इन्हें पुनः डिसमेंटल कर दिया गया। इसलिए मैं कहना चाहूंगा योर ऑनर कि ये इक्विपमेंट्स मार्केटेबल नहीं है, क्योंकि इनको मार्केट में सेल किया ही नहीं जा सकता था। मिलॉर्ड, मैं मिस्टर व्यास से चंद सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। व्यास जी, क्या यह सच नहीं है कि इस साल आपकी कंपनी ने लार्ज नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग किया है? जी हाँ वकील साहब। क्या यह भी सच नहीं है कि आपकी कंपनी ने उस मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स को प्लांट एंड मशीनरी में एसेट साइड में दिखाया है? जी हाँ वकील साहब। मिलॉर्ड, मैं आपके सामने डायरेक्टर्स रिपोर्ट और बैलेंस शीट की एक कॉपी प्रस्तुत करना चाहता हूं। यह साबित हो जाए कि मेरे काबिल दोस्त के मुवक्किल ने अपनी बैलेंस शीट में एसेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी के रूप में इन इक्विपमेंट्स को दिखाया गया है, और यह भी डायरेक्टर रिपोर्ट्स में इन्होंने मेंशन किया है कि इन्होंने इस साल लार्ज नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग की है, और यह है उसकी बैलेंस शीट और डायरेक्टर रिपोर्ट की एक कॉपी। लेकिन वकील साहब, इस बात से ये तो साबित नहीं होती कि ये टेस्टिंग इक्विपमेंट मार्केटेबल है और इन्हें मार्केट में सेल किया जा सकता है, क्योंकि जब तक गुड्स मार्केटेबल नहीं होते उन पर ड्यूटी चार्ज नहीं हो सकती योर ऑनर। मेरे काबिल दोस्त मुझसे अभी खूब सारे सवाल पूछेंगे, ये भी मैं जानता हूं, तो मैं इनके हर सवाल का जवाब देना चाहता हूं। और मैं ये इनको कुछ चीजें पहले से ही बता देना चाहता हूं कि जब भी कोई इक्विपमेंट कैप्टिवली कंज्यूम किया, जबकि कैप्टिवली कंजम्पशन में रूल 5 के अकॉर्डिंग क्लियरली मेंशन किया गया सेंट्रल एक्साइज रूल्स में कि अगर कोई भी गुड्स कैप्टिवली कंज्यूम किया जाता है तो उससे गुड्स को रिमूवल का टाइम पीरियड उस टाइम को माना जाएगा जिस दिन वो गुड्स कैप्टिवली कंज्यूम होने के लिए रिमूव हुआ है, जिसे डीम्ड रिमूवल कहा जाता है। और मैं जानता हूं कि अभी मेरे दोस्त पूछेंगे कि इस पॉइंट का इस कथन से क्या लेना देना, क्योंकि अगला क्वेश्चन यही उठाने वाले हैं कि जब गुड्स रिमूव होता है तो ही उस पर ड्यूटी चार्ज होनी चाहिए। तो मैं इनको पहले ये साफ कर देना चाहता हूं कि यहां पे ये गुड्स रिमूव हुआ है, इसको डीम्ड रिमूवल माना जाएगा, इसको कैप्टिवली कंज्यूम किया गया है, जिसकी वजह से उस पर एक्साइज ड्यूटी चार्ज होनी चाहिए। आप कहना क्या चाहते हैं आखिरकार? मैं ये कहना चाहता हूं मिलॉर्ड कि जब कोई गुड्स इंपोर्ट किया जा सकता है तो इसका मतलब उसे एक्सपोर्ट भी किया जा सकता होगा। जी बिल्कुल। जब कोई गुड्स इंपोर्ट किया जा सकता है तो वो एक्सपोर्ट भी हो सकता है, और जब कोई गुड्स एक्सपोर्ट हो सकता है तो इसका मतलब कि वो सेल भी हो सकता है, और जब गुड्स सेल होने की एबिलिटी रखता है तो इसका मतलब वो मार्केटेबल है, और जो गुड्स मार्केटेबल है उस पर एक्साइज ड्यूटी चार्ज होनी चाहिए। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। ऑर्डर ऑर्डर। तमाम सबूतों एवं दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ये अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि ये टेस्टिंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि एसएससी ने अपनी बैलेंस शीट और डायरेक्टर्स रिपोर्ट में ये दर्शाया था कि कंपनी ने लार्ज नंबर्स में ऐसे इक्विपमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग किया है। अतः कंपनी के इस कथन को
साक्षी मानता हूं तथा कंपनी पूर्व में अपने ही दिए कथन को कॉन्ट्रारी नहीं कर सकती है। दूसरा, कंपनी ने ऐसे उपकरणों का मैन्युफैक्चरिंग इसलिए किया क्योंकि ऐसे इक्विपमेंट्स का इंपोर्ट करने से बचा जाए और सरकारी वकील ने इस बात को साबित कर दिया है कि जो इंपोर्टेबल गुड्स हो सकते हैं वो मार्केटेबल भी हो सकते हैं एंड सेलेबल भी हो सकते हैं। अतः ये अदालत फैसला करती है कि कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर्ड टेस्टिंग इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग है एवं ये एक्साइजेबल होते हुए एक्साइज ड्यूटी पेएबल भी है। थैंक यू, द केस इज ओवर। कॉन्ग्रेचुलेशन महेश जी। थैंक यू, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। कोई बात नहीं है, हार और जीत तो होती रहती है। और वैसे एक चीज है कि चाहे हार हो या जीत हो, कानून से ऊपर तो कोई भी नहीं जी होता। बिल्कुल, कानून से ऊपर ना आप है ना मैं हूँ, जीत कानून की हुई है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन कमिश्नर साहब। थैंक यू सर।